मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिन कैरेक्टर्स को चुना उनके कंट्रास्ट बहुत अच्छे ढंग से अवेलेबल थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में 7 कैरेक्टर्स को चुना था, जिसमें फ्लावर कलर था, सीड कलर था, सीड का टेक्सचर था, पॉट का शेप था, पॉट का कलर था, फ्लावर पोजीशन थी कि प्लांट में कहाँ उसकी पोजीशन है और प्लांट की क्या हाइट है। तो इनके सभी कैरेक्टर्स के कंट्रास्ट बहुत अच्छे ढंग से अवेलेबल थे। मतलब प्लांट जो था टॉल था तो वहीं पर ड्वार्फ भी था, टॉल और ड्वार्फ का कंट्रास्ट बहुत अच्छा था। कलर्स, फ्लावर के कलर्स का बहुत अच्छा कंट्रास्ट था, पर्पल था और वाइट था। सीड के कलर का बहुत अच्छा कंट्रास्ट था, येलो था और ग्रीन था। इस तरह से सीड का टेक्सचर जो था राउंड था और रिंकल्ड था। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो भी उनके कैरेक्टर्स थे उनका कंट्रास्ट बहुत अच्छे ढंग से अवेलेबल था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया। ऐसा नहीं कि मेंडल पहले वर्कर थे, और भी पहले लोगों ने काम किया था, लेकिन उन लोगों को जो मैथमेटिकल एनालिसिस होती है डेटा की, उन चीज़ों को वो लोग नहीं करते थे। अब मेंडल ने अपने रिजल्ट्स को मैथमेटिकल एनालिसिस के द्वारा प्रूव करने की कोशिश किया और उससे उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज दिए। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंडल्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। कुछ लोग फर्स्ट लॉ के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, लेकिन डोमिनेंस कोई लॉ नहीं है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए। ट्रू ब्रीडिंग के मतलब होते हैं कि यदि किसी प्लांट को सेवरल जनरेशन्स ग्रो कराइए और किसी खास कैरेक्टर को ऑब्जर्व करिए कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या तीसरे जनरेशन में क्या उस कैरेक्टर्स में कोई वेरिएशन हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो वो ट्रू ब्रीडिंग है। तो इस तरह से उन्होंने 2 कंट्रास्ट को लिया और उसमें फ्लावर का कलर था, एक पर्पल फ्लावर का कलर था और दूसरा वाइट था। मतलब फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर है और उसके 2 कंट्रास्ट हैं। एक फ्लावर का कलर जो है पर्पल है और दूसरा फ्लावर का कलर जो है वाइट है। तो कलर के दोनों कंट्रास्ट हैं। इनको इन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस जब होता है तो हाइब्रिड मिलता है। ये पेरेंटल जनरेशन है, और आप ये जानते हैं कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था वो गार्डन पी थी, और गार्डन पी को पीसम सटिवम कहते हैं। गार्डन पी का जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो 14 होता है। मतलब 7 पेयर्स क्रोमोसोम्स के एक डिप्लॉयड सेल में बनते हैं। डिप्लॉयड कैसे बनता है? जब हेप्लॉयड गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉयड हो जाता है। तो ये जो प्लांट्स थे और उनके जो फ्लावर्स थे वो बाइसेक्सुअल थे। उनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एक ही फ्लावर में थे। मेल सेक्स ऑर्गन भी था उसमें और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी था। तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए भी अच्छा था और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए भी था। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मेल सेक्स ऑर्गन को मैच्योरिटी के पहले ही काट के निकाल दिया जाता था और दूसरे प्लांट से पॉलन को लेके उसके ऊपर डस्ट किया जाता था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वो खुद ही जो फ्लावर है उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स जब मैच्योर होते थे तो सेल्फ फर्टिलाइज कर जाते थे। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट का फॉर्मेशन होना आवश्यक है। तो इस प्लांट में जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो मायोसिस डिवीज़न होगी, और मायोसिस डिवीज़न 2 फेजेज में होती है, फर्स्ट मायोसिस और सेकेंड मायोसिस। चाहे आप उसको मायोटिक डिवीज़न भी कह सकते हैं। ये क्रोमोसोम का पेयर है, और किसी भी डिवीज़न से पहले मायोसिस में भी जब फर्स्ट मायोसिस डिवीज़न होने को होगा उसके पहले ही क्रोमोसोम्स अपने को डबल कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन होने का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स अपने डीएनए को डबल करता है, रेप्लिकेट कर लेता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बना लेता है। तो ये देखिए, इस सेल को जाना है, सेक्स ऑर्गन में ये सेल है और ये डिप्लॉयड है, ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम्स डिवीज़न से ऑलरेडी पहले अपने को डुप्लीकेट कर चुके हैं। फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न में एक सेल से 2 सेल बनेगा और उसमें क्रोमोसोम्स के पेयर्स रहते हैं। हर पेयर से एक क्रोमोसोम एक सेल में जाता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाता है। तो इस तरह से देखिए, ये पेयर जो है 2 सेल में आ गया, और ये 2n नंबर है। तो 2n से ये जो सेल्स बने वो nn हो गए, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स। और फिर ये सेकेंड मायोटिक डिवीज़न को जाएंगे। सेकेंड मायोटिक डिवीज़न शुरू होने से पहले क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता है, ऑलरेडी वो डुप्लीकेटेड है। इसमें ये सिंपल माइटोसिस की तरह से होता है। सिंपल माइटोसिस में क्या होता है,
जितने क्रोमोसोमल नंबर से स्टार्ट करते हैं, डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक है तो ये डिवाइड करेगा, तो ये एक सेल से 2 सेल बनेंगे। एक में जो ओरिजिनल डीएनए है वो आ जाएगा, वो एक क्रोमोसोम हुआ, और एक डिवीजन से पहले ही जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था वो डीएनए दूसरा इसमें आ जाएगा। उसी तरह से ये सेल भी बिहेव करेगा। और आप ये व्हाइट फ्लावर के लिए भी इसी तरह से क्रोमोसोम्स पेयर को मायोसिस डिवीजन करा के गैमीट्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं, या किसी भी एग्जाम्पल के लिए आपको प्रोसेस यही करना पड़ेगा, तो आपसे कहीं गलती नहीं होगी। ये दोनों गैमीट्स जो हैं ये फ्यूज़ करेंगे, मतलब फर्टिलाइज करेंगे, और F1 हाइब्रिड बनेगा। पेरेंटल जनरेशन से P1 से जो पहला ऑफ स्प्रिंग मिलेगा उसको F1 हाइब्रिड कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या इसको ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, या इसको प्रोजेनी भी कहेंगे। तो ये जो दोनों फ्लावर्स के कलर्स थे, इनको क्रॉस कराने पर जो F1 के हाइब्रिड्स मिले वो सब के सब पर्पल कलर के थे। कोई भी फ्लावर जो है वाइट कलर का नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्पल कलर है ये डोमिनेंट है वाइट कलर के ऊपर। जबकि इस हाइब्रिड में देखिए जीनोटिपिकली तो दोनों कलर्स प्रेजेंट हैं, ये पर्पल कलर भी है और ये वाइट कलर भी है, दोनों के फैक्टर्स हैं, लेकिन एक्सप्रेशन मात्र पर्पल कलर का हो रहा है। F1 हाइब्रिड में जो फैक्टर अपने को एक्सप्रेस करता है, अपने को दिखाता है, वो डोमिनेंट फैक्टर कहलाता है, या डोमिनेंट एलील कहलाता है, या डोमिनेंट जीन कहलाता है। और जो फैक्टर अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाता वो रेसेसिव कैरेक्टर कहलाता है, या रेसेसिव फैक्टर रहता है F1 हाइब्रिड में। अब इसको F1 हाइब्रिड को सेल्फ फर्टिलाइज कराया जा सकता है, देखने के लिए कि क्या ये रिजल्ट्स देते हैं। इसके जैसे आपने यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन कराया, उसी तरह से आप यहाँ भी गैमीट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये पहले डिवीज़न में अलग हो जाएंगे, फिर दूसरे डिवीज़न में ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेंगे तो अपने ही जैसा 2 बना देंगे। तो देखिए कैपिटल P और स्मॉल p, 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। एक को फीमेल साइड कंसीडर करिए, ये सर्कल बना के प्लस का निशान लगा देंगे, सिंबल लगा देंगे, तो ये फीमेल को डिनोट करेगा, और एक सर्कल बना के एक एरो इसके ऊपर जब लगा देते हैं तो ये मेल को डिनोट करता है। अब इसी को जो है सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत ईजी है, क्योंकि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एक ही फ्लावर के अंदर हैं। जब मेच्योरिटी होगी तो दोनों आपस में सेल्फ फर्टिलाइज कर जाएंगे। ये देखिए ये फीमेल साइड के दोनों गैमीट्स हैं, ये गैमीट P वाला इस P के साथ करेगा, PP हो गया, ये P वाला इस स्मॉल p के साथ करेगा तो कैपिटल P स्मॉल p हो गया। अब ये फीमेल का जो दूसरा गैमीट है स्मॉल p, ये इन दोनों से बारी बारी करेगा, तो देखिए कैपिटल P स्मॉल p और स्मॉल p। कैसा रिजल्ट मिला? ये पर्पल, ये पर्पल, ये पर्पल, तो 3 तो पर्पल आ गए और एक जो है वाइट आया। तो फिनोटिपिकली 3 जो थे 3 आउट ऑफ 4 पर्पल थे और एक जो है वाइट था, रेसेसिव था। तो यहाँ पर फिनोटिपिक जो रेशियो मिला वो 3:1 का मिला। लेकिन जब जीनोटाइप इनका देखेंगे तो देखिए ये कैपिटल P ये 1/4 ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट और ये एक जैसा है नॉट ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट। नॉट ट्रू ब्रीडिंग मतलब इसमें कैपिटल P भी है और स्मॉल p भी है, इसलिए ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। और ये स्मॉल p ये वाइट आया। तो रेशियो क्या आ गया इनका जीनोटिपिकली? 1:2:1। वैसे मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट में 929 फ्लावर्स सब आए थे, मिले थे, जिसमें से पर्पल फ्लावर्स जो थे 705 थे, जो कि 929 का 75.9% होता है, और वाइट फ्लावर्स जो थे 224 थे, जो इस 929 का 24.1% होता है। तो ये जो दोनों रेशियोज़ हैं दे आर क्लोज टू 3:1। 3 जो हैं पर्पल फ्लावर्स और 1 जो है वाइट फ्लावर्स। ये फिनोटिपिक रेशियो आया F2 जनरेशन का और ये जीनोटिपिक रेशियो आया। तो मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, वो ये कहता है कि जब F1 हाइब्रिड से गैमीट का फॉर्मेशन होता है
तो वो गैमीट्स हमेशा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं, उसमें ब्लेंडिंग नहीं होती। अगर ये दोनों कैरेक्टर्स, दोनों फैक्टर्स की ब्लेंडिंग हो गई होती या ये स्मॉल पी कैरेक्टर का लॉस हो गया होता तो इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं पॉसिबल नहीं होते। तो कहने का ये मतलब, गैमीट्स फ्रॉम F1 हाइब्रिड, गैमीट्स आर प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर।